हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का नई वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ सीटेट का जो फर्स्ट 16 दिसंबर को पेपर हुआ था। 16 दिसंबर 21 को ऑनलाइन पेपर, पहला ऑनलाइन पेपर था सीटेट की। जब से 2011 से सीटेट चल रहा है तब से लेकर अभी तक सीटेट ऑफलाइन हो रहा था। 16 दिसंबर वाला पेपर जो था, पहला पेपर ऑफलाइन हुआ था, जिसमें फर्स्ट मीटिंग तो हो गई थी, सेकंड मीटिंग बाई चांस किसी टेक्निकल वजह से क्या हो गई थी, वो बाद में रिशेड्यूल कर दी गई थी। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो जो पेपर हुए थे सारे के सारे ऑनलाइन पेपर, वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे ctet.nic.in पर, तो वहाँ पर आपको ये सारे पेपर, यहाँ पे आप एग्ज़ाम डेट डालेंगे, फिर आप पेपर नंबर डालेंगे कि पेपर 1 पेपर 2 आपको क्या चाहिए। ctet.nic.in के आर्काइव वाले ऑप्शन, आर्काइव का मतलब होता है जहाँ पर पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं, वो आर्काइव कहलाती है। जैसे अपने देश की म्यूजियम है, म्यूजियम सारे आर्काइव का काम करते हैं। तो ऐसे ही उसकी सीटेट की वेबसाइट पे जाओगे तो आर्काइव में आपको एग्ज़ाम डेट डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे डाला 16 दिसंबर, तुरंत मेरे सामने पेपर 1 पेपर जो भी दिन हुआ होगा, पेपर 1 खुल के आ गया, मैंने वहाँ से डाउनलोड कर लिया। इसके अलावा उसी आर्काइव वाले पोर्शन में आपको जो दिसंबर 21 में पेपर हुए वो यहाँ के मिल जाएंगे सारे, जनवरी 21 में हुए वह मिल जाएंगे, 18, 19, 20, 21 4 सालों के आप लगा लीजिए आराम से, अगला वाला सीटेट बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। और उनकी सबकी फाइनल आंसर कीज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। फाइनल आंसर की के माध्यम से आप उनको क्या वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करी जाए सिलेबस की, तो सिलेबस इसका इस तरीके से होता है। पेपर 1 जो है, इसमें 5 सेक्शन होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और ईवीएस। इन सब का सारा सिलेबस जो है आपका ऑनलाइन अवेलेबल है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये पेपर लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसके अलावा सीडीपी आपकी कितनी डिवाइड होती है? सीडीपी हमारी 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के होते हैं। इसके अलावा जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं समावेशी शिक्षा के, इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन होते हैं। और बाकी 10 क्वेश्चन जो बचे होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, जनरल पेडागोजी, सब्जेक्ट पेडागोजी से कोई मतलब नहीं है आपका। इसके अलावा लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी आप देख रहे होंगे, 15 क्वेश्चन तो आपके कंटेंट के हैं, ज्योमेट्री, शेप, सॉलिड अराउंड अस, नंबर वगैरह। इसके अलावा 15 क्वेश्चन क्या है, वो मैथ की ही क्या चीज़ है, पेडागोजी है। बात करी जाए ईवीएस, तो ईवीएस आपको कितना, ईवीएस की किताबें अगर आप देखेंगे कक्षा 3, 4, 5 एनसीईआरटी, तो उसके शुरुआत में ही लिखा होता है कि ईवीएस की 6 थीमें होती हैं। परिवार एवं मित्र, फूड यानी कि खाना, शेल्टर यानी कि आवास, वाटर यानी कि पानी, ट्रैवल यात्रा, थिंग्स वी मेक एंड डू कार्य जो हम करते हैं। तो और पहली वाली जो थीम है उसकी 4 सब थीम होती हैं। रिलेशनशिप्स यानी कि संबंध, वर्क एंड प्ले कार्य एवं खेल, एनिमल और प्लांट। तो पहली वाली की 4 सब थीम है और बाकी 6 थीमें हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए तो फिर ईवीएस की 15 नंबर की क्या आ जाती है, पेडागोजी आ जाती है। तो मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारा प्रीवियस पेपर हुआ था 16 दिसंबर 2021 को, पेपर 1, उसका भी कौन सा पार्ट, सीडीपी वाला पार्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सीडीपी वाले पार्ट में देखें तो जो पहला क्वेश्चन हमारा आया था, वो पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी के व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में क्या सही है, क्या चीज सही है। तो हमें यहाँ रॉन्ग 1 छांटने हैं, रॉन्ग 1 छांटने के बाद हमें उसका आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। नहीं भाई, विकास की क्रिया कैसी होती है, बहुदिशीय होती है। क्या केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या केवल वातावरणीय कारकों से होता है? देखो, अगर ये दोनों कंबाइन होते तो आंसर ये हो जाता है। इसलिए पहले वाले का आंसर जाएगा कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, अगला वाला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो विवेचनात्मक चिंतन क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अंग्रेजी में अगर पढ़ोगे आप उसको मालूम पड़ेगा कि क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग वही बच्चे कर सकते हैं जो सृजनात्मक होते हैं। और ऐसे प्रश्न जो अपसारी टाइप के प्रश्न होते हैं, अपसारी या डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले प्रश्न होते हैं, वो सब क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा प्रश्न ऐसा है
जो इसके मोर देन 1 आंसर होंगे। तो 10 राज्यों के नाम, 10 ही आंसर, 10 नाम लिखोगे, आंसर खत्म हो जाएगा आपका। 2 से 10 तक पहाड़े, आंसर लिखोगे, खत्म हो जाएगा। कविता का सुस्मरण करके करिए, वाचन करिए, यानी कि कविता याद करी, आंसर खत्म। लेकिन ये वाले जो प्रश्न है, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, इसमें आपके सामने डाइवर्सिटी है। इसमें आंसर देने के लिए आपको क्या है, बहुत सारे आयाम, कई तटीय इलाके होंगे, वहां पे आप उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? तो विकास की निरंतरता, ये एक पॉजिटिव आंसर है। विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक और विकास से संबंधित वातावरणीय कारक, यहाँ पर नॉट आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये 3 जो है, इसमें ऑड वन आउट छांट लीजिए आप, इसमें सबसे अलग कौन सा है? तो विकास की निरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक और विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक क्या होते हैं? ये पॉजिटिव है। ये विकास की निरंतरता यहाँ पे हो जाएगा, नेगेटिव ऑप्शन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या माना सीटेट ने? सेकंड है। बस मेरे हिसाब से यहाँ पर नॉट लगा होना चाहिए था ऑप्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट, अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारकों में, क्या था, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो देखिए, क्या पारिवारिक सामाजिकरण, मान लो घर से बच्चा क्या किया, घर में समाज में रह रहा है, घर से लड़ाई झगड़ा करके स्कूल गया, तो उसकी पढ़ाई अफेक्ट होगी, बिल्कुल अफेक्ट होगी। समकक्षी संबंध, समकक्षी का मतलब होता है पीयर ग्रुप्स, जो उसके साथ के बच्चे हैं क्या उसको अफेक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सांस्कृतिक मूल्य, वो भी अफेक्ट करेंगे। बच्चों का आत्मसम्मान, वो भी अफेक्ट करेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो प्रतिलोमिक चिंतन, रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं, रिवर्सिबल थिंकिंग क्या होता है? मूर्त का कैरेक्टर है। अनुक्रमिक वर्गीकरण, ये भी मूर्त का कैरेक्टर है। संरक्षण भी मूर्त का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक खेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये देखिए, एक छोटी सी बालिका है, प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। देखो यहाँ वर्ड आ गया प्रतीकात्मक खेल, और प्रतीकात्मक खेल किसका क्वालिटी होती है? पूर्व संक्रियात्मक का। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ा। प्रतीकात्मक खेल क्या करती है? वही पुराना वाला क्वेश्चन उसने क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि नैतिक विकास का कौन सा अभिलक्षण, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है। यानी कि नैतिक विकास के जितने भी चरण बताए हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत के अंदर, वो सभी पर अप्लाई किए जा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या गया? सार्वभौमिक होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लैब वाइगोत्स्की के अनुसार, 8वां क्वेश्चन है, लैब वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो अध्यापन और मूल्यांकन दोनों ही प्रक्रिया में ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का यूज किया जाता है। अध्यापन में यह देखा जाता है कि बच्चे को कितनी मदद दी जानी है, और मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि इतनी मदद से बच्चे ने क्या क्या प्राप्त कर लिया। तो आने वाले समय में बच्चे को जो नए बच्चे आएंगे उनको कितनी मदद दी जाए, जिससे कि वो क्या करें, अपने आपका जो टीचर है वो समझ सके कि कितना हमें ZPD देना है। देखो, किसी बच्चे को अगर मदद भी दी जाएगी तो उतनी दी जानी चाहिए जितना उसको जरूरी है। एक्स्ट्रा मदद दोगे तो बच्चे का आप नुकसान ही कर रहे हो, बच्चे को खुद से सीखने से रोक रहे हो आप लोग। अगला है वही क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति को अपना रही है? अगर अध्यापिका क्या कर रही है? बच्चे को आधा हल कर देती है प्रश्न और आधा उसको करने को देती है। तो इसको वाइगोत्स्की ने क्या बताया? इसको वाइगोत्स्की ने बताया स्कैप फोल्डिंग, और स्कैप फोल्डिंग को हिंदी में कहा जाता है पाड़ या मचान। देखिए ये ऑप्शन में है स्कैप फोल्डिंग। तो स्कैप फोल्डिंग के बारे में किसने बताया? वाइगोत्स्की ने बताया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार होती है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, बिल्कुल सही है। अनुसार है, कौन सी अभिवृत्ति? क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए यहां पर अनुसार नहीं है, होना चाहिए था। जबकि इंग्लिश वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो इंग्लिश वाले पार्ट में क्या दे रखा है? नॉट वाला ऑप्शन दे रखा है, और यहां पे क्या है? नॉट इन्होंने नहीं लगाया है। तो आपको सीटेट ने आपकी मदद करी और कह दिया कि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा?
1, 3 एंड 4, सॉरी 1, 2 और 3, क्योंकि आपको बाह्य अनुशासन बच्चे को नहीं देना होता है, मारपीट नहीं करनी होती है, बच्चे के लिए कैसा वातावरण बनाना होता है, भय मुक्त वातावरण। तो इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 दे दिए, यहाँ पर नॉट नहीं लगा था, इसलिए आपको हिंदी के क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर दे दिया गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही थे। आप ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे। क्योंकि अध्यापक के लिए सुविधाजनक है या विद्यालय के लिए सुविधाजनक है, यह बच्चों के एक दूसरे का अंतर प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। बुद्धिलब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बिल्कुल, बुद्धिलब्धि की संकल्पना जो होती है वो स्थायी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बुद्धिलब्धि के बेस पर ही बच्चे को जज कर दें, इसलिए इसका आंसर क्या गया था, 4th आंसर गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार, अब जैसे गार्डनर का नाम आ जाए आप समझ जाओ जो बहुबुद्धि वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बहुबुद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार करती है। हॉवर्ड गार्डनर अभी भी जीवित हैं और इनका अपना वर्क चल रहा है। इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। एनसीईआरटी कितने प्रकार की बुद्धि बताती है, 8 प्रकार की बुद्धि बताती है, ठीक है। अगली बात करते हैं 1.5 से लेकर 2.5 साल का बच्चा है और वो कैसी वर्ड बोल रहा है, 2 वर्ड, ठीक है, 2 शब्द ही उच्चारण कर रहा है। तो चॉम्स्की या फिर चॉम्स्की का जब आप पढ़ोगे उसमें वो तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे बलबलाना, बैबलिंग होती है, 1 वर्ड स्टेज आती है, 2 वर्ड स्टेज आती है। तो 1 वर्ड स्टेज को तो बोला जाता है होलोफ्रेस्टिक अवस्था और 2 वर्ड स्टेज को क्या बोला जाता है, टेलीग्राफिक अवस्था। तो इसको बोलते हैं तार प्रेषित वाचन, तार प्रेषित वाचन, या फिर ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राम जो आता था वो 2 टिक 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 की फॉर्म में आता था, इसलिए इसको क्या है, T4 टेलीग्राम, T4 2, ठीक है। यह पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं हृदय से सोचती हैं, साफ साफ है। लैंगिक रूढ़वाद को बढ़ावा देता है, ये किसको बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़वादिता को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 15, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल बिल्कुल होना चाहिए। स्व मूल्यांकन, समकक्षी मूल्यांकन ये भी होना चाहिए। विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो तैयार करना ये भी होना चाहिए। केवल मानक निर्देशित मूल्यों पर मूल्यांकन कर दें बच्चों का, ये पॉसिबल नहीं है। इससे तो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ेगा बच्चों के बीच में। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो नहीं वाले के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन नेट वगैरह में पूछा जाता है, इक्वलिटी और इक्विटी एक चैप्टर आता है यूजीसी नेट के अंदर, और यहाँ पे पूछ लिया गया है वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित करता है। देखिए एक किसी मान लो हमारी आपकी कहीं जॉब लगी तो आप एक स्कूल में गए, वहाँ पे आपने देखा कि एक समाज ऐसा है जो थोड़ा सा जिसको सभी लोग वंचित समझते हैं। आपने क्या किया, वहाँ की संस्कृति थी, वहाँ की संस्कृति से एक आपने नाटक उठाया और स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम करा दिया। तो इससे क्या लगेगा, इससे उन लोगों को लगेगा कि हमें भी हमारा जो हक है, हिस्सा जो है वो दिया जा रहा है। और जहाँ हक और हिस्सा की बात आती है वहाँ बात आती है इक्विटी की, शिक्षा में साम्यता की बात आती है। यहाँ हक की बात हो रही है और हक में समानता नहीं होती है। जब किसी को हक दिया जाता है तो उसको कहते हैं इक्विटी इन एजुकेशन। इक्वलिटी और इक्विटी में क्या अंतर है, इक्वलिटी का अर्थ होता है समानता, सबको एक समान समझा जाए, और इक्विटी का अर्थ होता है सबको एक समान उनका हक दिया जाए। तो यहाँ जब हक देने की बात हो रही है वंचित समूह को, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा में साम्यता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए लगातार। ये बच्ची है जो गणित में दिक्कत कर रही है, उसको क्या हो जाता है, गणितीय वैफल्य यानी कि डिसकैलकुलिया है। क्या है, डिसकैलकुलिया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी को शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, वीडियो के माध्यम से उपशीर्षकों का इस्तेमाल करना, सब टाइटल का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति का करना, यह भी बिल्कुल सही है। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रण भी करना, यह भी बिल्कुल सही है। क्योंकि बच्चा कैसा है,
श्रव्य बाधित है, सुन नहीं पा रहा है, और केवल मुख्यतः मौखिक पे करें तो जब बच्चा सुन नहीं पा रहा है और केवल मौखिक कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा है, प्रभावी नहीं होगा, तो इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन जो होगा वो कैसा होगा, प्रभावी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी निम्नलिखित में से किसी कक्षीय प्रक्रिया में विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर करता है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये बताता है कि जो गूढ़ पूर्वाग्रह हैं, मतलब जो स्टीरियोटाइप की बात कर रहा है, तो पहला ही ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा कि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर आसन व्यवस्था, यानी कि बच्चों में क्या किया आपने, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि लड़कियां इधर बैठेंगी, लड़के इधर बैठेंगे, या इस कास्ट का है, इस बरादरी का बालक है, या फिर इस धर्म का बालक है तो वो इधर बैठेगा। अति कमजोर भैया बहन है, अगर उसको अमीर बच्चा है तो इस क्लास में पढ़ेगा, गरीब बच्चा है तो इस क्लास में पढ़ेगा। इसको करना क्या, किसको दिखाता है, पूर्वाग्रह को दिखाता है, गूढ़ पूर्वाग्रह को दिखाता है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को कैसे अवसर देने चाहिए, तो मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा। मौलिक खोज का मतलब होता है ओरिजिनल क्या बोलते हैं, रिसर्च, ओरिजिनल रिसर्च को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है, 21 जो है, एक संरचनात्मक कक्षा में, संरचनात्मक कक्षा कैसी होती है, ऐसी कक्षा जहां पर बच्चों को खुद से करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो खुद से करने के अवसर जो बच्चों को प्रदान किए जाएंगे तो उसमें किस किस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों के वार्तालाप द्वारा, बच्चों के अध्यापक के संवेगों द्वारा और बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध, और बाह्य रूप से अनुशासन उसको नहीं देना है। तो इसका मतलब जहां फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो, तो कहाँ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है कि बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन वाक्य का समर्थन करता है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं कि क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करता। जहां भी बच्चे की अगर असफलता आएगी तो वहां गलती विद्यालय और उसके मैनेजमेंट की होगी, ना तो बच्चे की गलती है और ना ही उसके परिवार की गलती है। ठीक है, सिर्फ गलती किसकी है, अध्यापक की और उसके स्कूल मैनेजमेंट की गलती है। किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी कॉन्सेप्ट को अर्थपूर्ण रखना है तो उसको बच्चे के जीवन से जोड़ दीजिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करने के लिए क्या जरूरी है। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता है, बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। यही आंसर इसका सही हो जाएगा कि असफलता और त्रुटियां क्या होती हैं, बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। तो बच्चे को अगर डर लग रहा है तो डर किससे लगता है, असफलता से लगता है, त्रुटियों से लगता है। आप वो चीज क्या करो, उसको टीचिंग का हिस्सा मानिए ना, पढ़ाई का हिस्सा मानिए, अधिगम का हिस्सा मानिए, तो अपने आप क्या हो जाएगा आपको। अगर किसी को बार बार पुरस्कार दिया जा रहा है तो वो उत्तम तरीका नहीं है। इसका तर्क यह है कि अगर आप अधिक पुरस्कार देंगे तो उसका जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो क्या हो जाएगी, छीड़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या गया था, 25 का पहला आंसर गया था। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधान करता हो। देखो, हाई परफॉर्मेंस एबिलिटी कह सकते हैं या फिर हाई क्या कह सकते हैं इसमें, समस्या समाधान को कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। गुड प्रॉब्लम सॉल्वर कौन सा होगा, जो ज़्यादा क्रिएटिव हो, जो ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता हो। क्रिएटिव प्लस डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो दो ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं हमें। देखो इसमें क्या है, फंक्शनल फिक्सेडनेस आ गई। फंक्शनल फिक्सेडनेस का मतलब होता है हमने जो सोच रखा है वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये भी पॉसिबल नहीं है, कन्वर्जेंट थिंकिंग ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी दो ऑप्शन मिल रहे हैं, और लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट्स, तो एक नेगेटिव है लेकिन दो पॉजिटिव इसमें अंदर है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, फर्स्ट आंसर लगाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है। 27 में शिक्षकों
शिक्षिका के विद्यार्थियों सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनको सीखने और प्रेरणा को देखो, यहाँ शिक्षिका क्या कर रही है, लोगों से अपेक्षा कर रही है, बच्चों से अपेक्षा कर रही है कि उसे सीखना है। तो यही है, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। अगर टीचर शुरू से अपेक्षा कर रहा है कि बच्चे अधिक सीखें, तो यहाँ पर आंसर भी क्या इसका जाएगा, टीचर बच्चों को अपेक्षा करता है। देखो, स्वायत्ता पर काबू करना, प्रतिस्पर्धा के लिए बार बार सही नहीं है, हर हाल में असफलता से बचाने की नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने के लिए अधिक प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। पुरस्कार सजा, ये नहीं होना चाहिए। तय निर्धारित समय सारणी, ये भी नहीं होना चाहिए। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर अलग अलग समूह, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो बच्चे सोचते हैं, इमोशनली बच्चे जो सोचते हैं, उसको उनसे जोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या है, एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 फिनिश हुआ आपका। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, 29 क्वेश्चन कहता है कि एक सत्ताधारी व्यक्ति, एक शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए कि जिससे कोई चुनौती ना दे सके। नहीं भाई, टीचर कैसे सत्ताधारी हो सकता है, सत्ताधारी वो होता है जो अपनी चलाता है, हिटलर। तो टीचर तो कैसा है, टीचर तो डेमोक्रेटिक इंसान है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, नहीं। विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी आती है। ऐसे जो बच्चे टीचर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं ना, उनके पास जाना पसंद करते हैं, और जो डांट देते हैं बच्चों को, उनके पास जाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या था, नहीं वाला आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 में, नहीं। बच्चों की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। देखो, ना तो तुरंत उसको सुधारना चाहिए, ना ही उन्हें हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता बतानी चाहिए कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो इसका मतलब क्या है, नहीं, आपको गलत उत्तर सही नहीं करने हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए अच्छा करने के लिए, नहीं करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे 30 प्रश्न खत्म हुए। 30 प्रश्नों के बाद ये मेरा एक ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है पहले से, आप उसको देख सकते हैं। मेरी पेडागोजी की सीरीज चल रही है, या मैंने पहले जो अपलोड किया है सबकी स्ट्रेटजी, हर सभी एग्जाम की स्ट्रेटजी मैंने डाल रखी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मेरी एक सीरीज चल रही है, वो सीरीज ऑलरेडी आपकी 3 वीडियो उसमें पढ़ चुके हैं, मनोविज्ञान के स्कूल तक। अगला वीडियो भी इसमें आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।